दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो आज हम बात करेंगे क्लास 11th पर बात करेंगे। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला, उस पर हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में हमने हमारी पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी, उसके रिगार्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं उसको पढ़ चुके थे, कैसे उसमें एटम्स एलिमेंट्स हम फिल करते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सब बातें पढ़ चुके थे। और फिर हमने आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ लिया था कि कैसे किसी एलिमेंट का या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड निकालते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स की। इसकी बात करेंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती हैं, कि लेफ़्ट टू राइट आप पीरियड में अगर जा रहे हो तो कैसे कोई प्रॉपर्टी वेरी करेगी, बढ़ेगी, कम होगी। अप टू डाउन आ रहे हो आप किसी ग्रुप के अंदर तो प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क आएगा एलिमेंट्स की, वो सारे हम बात करेंगे। तो हम वेरियस प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उन सबके ट्रेंड पढ़ेंगे। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है जो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा एटॉमिक रेडियस। जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम वो है हमारा क्या, एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अब तक आपने क्या पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, आपने पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियस क्या है, कि हमारा जो न्यूक्लियस है और उससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते थे, एटॉमिक रेडियस कहते थे। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है शेल के अंदर, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बट आपने अभी सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, वेव है। अब इलेक्ट्रॉन वेव है तो आप उसकी कैसे डिस्टेंस बता सकते हो, है ना, वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा तो उसकी तो हमें डिस्टेंस तो पोजीशन तो पता ही नहीं चलेगी। फिर हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ा हुआ है कि कैसे बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस जगह एग्जैक्ट है, तो हम एटॉमिक रेडियस इस तरीके से तो नहीं बता सकते, यानी कि जो हमने पहले जूनियर क्लासेज में पढ़ा है वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट नहीं है। तो एटॉमिक रेडियस फिर हम कैसे पढ़ेंगे, तो एटॉमिक रेडियस का जो मेजरमेंट है, जो हमें कैलकुलेशन करनी है, जो पढ़ना है, वो हम अलग अलग टाइप की रेडियस पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस को किस फॉर्म में, हम पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियस की फॉर्म में। ठीक है, और हम किस में पढ़ेंगे, कोवलेंट रेडियस, और हम वॉन डेर वाल रेडियस के फॉर्म में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्या है, एटॉमिक रेडियस के टाइप ही हैं। हम एटॉमिक रेडियस को इस तरीके से पढ़ेंगे, वॉन डेर वाल रेडियस। और हम पढ़ेंगे कौन सा, मेटेलिक रेडियस। और हम पढ़ेंगे क्या, आयनिक रेडियस। तो हमने क्या किया, अब हमें पता है भी ये एटॉमिक रेडियस तो बिल्कुल गलत है। तो एटॉमिक रेडियस किस फॉर्म में पढ़ेंगे, हम इन 4 रेडियस की फॉर्म में पढ़ेंगे। यानी कि एटम को या तो एटॉमिक रेडियस को या तो कोवलेंट रेडियस की फॉर्म में पढ़ेंगे, या मेजर करेंगे वॉन डेर वाल रेडियस की फॉर्म में, या हम मेजर करेंगे मेटेलिक रेडियस की फॉर्म में, या फिर हम मेजर करेंगे आयनिक रेडियस की फॉर्म में। अब देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, क्या होता है हमारा कोवलेंट रेडियस, क्या होता है वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, कोवलेंट रेडियस से। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड होते हैं, और बॉन्ड जनरली 3 तरीके के आप पढ़ोगे, कोवलेंट, आयनिक, और कौन से पढ़ोगे, एक कोवलेंट होगा, एक आयनिक होगा और एक कोऑर्डिनेट होगा। 4th चैप्टर जो है हमारा टोटल इसी पे बेस्ड होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस क्या है, कि जब कोई एलिमेंट्स जो होंगे वो कोवलेंट बॉन्डेड होंगे, उनके बीच में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम 4th चैप्टर में सारी स्टडी करेंगे, डीप स्टडी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब इलेक्ट्रॉन जो आपका क्लाउड होता है उसके जब शेयरिंग होती है तब जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, कोवलेंट रेडियस बनता है। मान लीजिए ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर लिया, शेयर कर लिया, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे एटम जो क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, उनकी जो रेडियस कैलकुलेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट रेडियस। अब ये कोवलेंट रेडियस होती क्या है,
कि इन दोनों एटम के बीच का जो न्यूक्लियस के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं मान लीजिए ये ए एटम है, ये बी एटम है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं क्या कह देता हूँ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ डी ए बी, या फिर ये ए ही है, दोनों ए है मान लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसको मैं कहता हूँ डी ए बी। तो इनकी जो कोवेलेंट रेडियस होगी, जो रेडियस होगी ए, वो क्या होगी, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ के बराबर होगी। आर ए क्या होगा, डी ए बी बाय 2, इस डी ए ए बाई 2, सॉरी डी ए ए बाई 2, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि कोवेलेंट बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्डेड है तो भाई रेडियस क्या होगी, इन दोनों के जो एटम है इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। जैसे H2 है हमारे पास, H2 कैसे बनता है, H2 इसी तरीके से बनता है कि ये एक H एटम है, ये भी एक H एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है DHH। तो अब हम रेडियस निकालनी है, हमें रेडियस निकालनी है DRH, तो हम कैसे निकालेंगे, DHH बाय 2। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है हाइड्रोजन की वो अप्रोक्सीमेट होती है 74 पिकोमीटर के करीबन होती है, तो 74 का हाफ कर देंगे तो 37 पिकोमीटर। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, यानी कि जो एटम है वो जो कोवेलेंट बॉन्डेड है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको क्या कर देंगे हम, उसको आधा कर देंगे, तो वो जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, हमारी कोवेलेंट रेडियस आएगी। ओके, अब हम बात करें क्या, अब हम नेक्स्ट रेडियस की बात करते हैं। कौन सी रेडियस होगी नेक्स्ट, कोवेलेंट के बाद में हमने कौन सी पढ़ी थी, वॉन डर वॉल रेडियस पढ़ी थी। तो वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, एक्चुअली ये किसी टाइप का बॉन्ड नहीं होता। वॉन डर वॉल रेडियस की अगर मैं बात करूं तो वॉन डर वॉल जो है वो किसी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, इंटरैक्शन है। सेकेंड हम बात करें किसकी, वॉन डर वॉल रेडियस। वॉन डर वॉल रेडियस क्या है कि क्या होता है, जो हमारे जनरली जो हमारे इनर्ट गैसेज होती हैं, अब हमें पता है इनर्ट गैसेज हैं, यानी कि वो किसी के साथ रिएक्शन तो करते ही नहीं, तो रिएक्शन नहीं करेंगे तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे, बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं। लेकिन उन इनर्ट गैसेज में क्या होता है, खुद में कुछ जो इंटरैक्शंस होते हैं, यानी कि ये एक इनर्ट गैस है, मान लीजिए ये हीलियम है, ये हीलियम है, तो इनके बीच का जो इंटरैक्शन होगा, एक तरीके का इंटरैक्शन जो होता है, उस इंटरैक्शन को हम बोलते हैं, ये जो इंटरैक्शन है उस इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वॉन डर वॉल इंटरैक्शन, वॉन डर वॉल इंटरैक्शन, ठीक है। अब इसे ही क्या बोलते हैं, अब ये जो इंटरैक्शन है, यानी कि अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इस इंटरैक्शन के दौरान इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहते हैं, वॉन डर वॉल रेडियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉन डर वॉल रेडियस। तो वॉन डर वॉल रेडियस में किसी टाइप का बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ इंटरैक्शन होता है, और वो जो इंटरैक्शन जो जिस मिनिमम डिस्टेंस पे हो रहा होता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वॉन डर वॉल रेडियस कहते हैं। जैसे इनर्ट गैसेज जो भी होंगी उनके अंदर क्या होगा, इसी टाइप का इंटरैक्शन होगा, ठीक है, वॉन डर वॉल इंटरैक्शन। अब हमें रेडियस निकालनी है, मान लीजिए आर हीलियम की, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारी जो वॉन डर वॉल ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी उसको हम वही लिखते हैं, मान लीजिए ये ए एटम है, ये बी एटम है, तो इनके बीच के डिस्टेंस हम लिखते हैं डी ए बी। तो हमारी जो रेडियस होगी डी आर ए या आर बी की, तो हम कैसे लिखेंगे, तो वो जो वॉन डर वॉल डिस्टेंस होगी या वॉन डर वॉल जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी हमारे पास डी ए बी, उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, वॉन डर वॉल रेडियस आ जाएगा। तो वॉन डर वॉल इंटरैक्शंस के ड्यूरिंग जो इनके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी, उसका हाफ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वॉन डर वॉल रेडियस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वॉन डर वॉल रेडियस देखते हैं। तो कोवेलेंट देखो बॉन्ड है, तो उनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ क्या हो गया, कोवेलेंट रेडियस। वॉन डर वॉल जो रेडियस है वो क्या हो गया, जब वॉन डर वॉल इंटरैक्शन है और फिर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वॉन डर वॉल रेडियस हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे जैसे कोई भी आपके जो इनर्ट गैसेज है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब इसी तरीके से आपस में क्या रहती हैं, अटैच्ड रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या था, वॉन डर वॉल रेडियस था। थर्ड जो हम पढ़े, थर्ड कौन सा है हमारा, थर्ड है हमारा मेटालिक रेडियस। थर्ड हमारा क्या है, मेटालिक रेडियस। तो भाई क्या होता है मेटालिक रेडियस, थर्ड देखते हैं हम। तो नाम से पता है मेटल्स के बीच की जो रेडियस है मेटालिक रेडियस। अब मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड किस तरीके का होता है, कैसे जो मेटल्स के आपस में एटम्स हैं
कैसे अटैच्ड रहते हैं, वो कुछ इस तरीके से अटैच्ड रहते हैं जैसे मेटल है कोई भी, उसके एटम्स इस तरीके से अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ में, बिल्कुल टच्ड हैं। होता क्या है मेटल्स, इसमें मैंने आपको बताया भी होगा इसमें कि मेटलिक थ्योरी क्या थी, कि मेटलिक थ्योरी थी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं मेटल के अंदर। मेटल के अंदर क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं फ्री तरीके से, यानी कि क्या करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे। तो मूवमेंट जब वो करते रहते हैं तो वो जिस, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस एटम का है, ठीक है, अब ये फ्री मूव कर रहा है, बिल्कुल फ्री फ्लोट कर रहा है, फ्री फ्लोट कर रहा है, तो इसके साथ में जो एटम जुड़ा हुआ है फ्री फ्लोट कर रहा है, तो फ्री फ्लोट करने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो इसके न्यूक्लियस के साथ तो है ही है, वो फ्री फ्लोट करने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो इस न्यूक्लियस के साथ भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपस में क्या रहते हैं, ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो इस न्यूक्लियस के साथ तो है ही, इस न्यूक्लियस के साथ भी है। तो ये क्या कहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्टेड करे रहते हैं। इस टाइप का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो किस तरह का इंटरेक्शन है, ये मेटालिक इंटरेक्शन है। इस कंडीशन में जो यहाँ पे, इसको साथ में टच करवाओ यहाँ पे इस तरीके से, इस कंडीशन के अंदर इन दोनों के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये वाली, ये भी मान लीजिए कोई ए एटम है, ये भी कोई ए एटम है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, ए। अब मेटालिक रेडियस क्या होगी, मेटालिक रेडियस होगी आपकी इस कंडीशन में जो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उनका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो सिंपली क्या है, जब आपके मेटल एलिमेंट्स हैं वो किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो उस टाइम उनके जो बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, मेटालिक रेडियस हो जाएगी। मेटल्स में ना तो कोवलेंट रेडियस होती है, ना ही आयनिक रेडियस होती है, ना ही वॉन डेर वाल रेडियस होती है। तो कौन सी रेडियस होगी, उस टाइम जो रेडियस होगी वो आपकी होगी मेटालिक रेडियस। उस टाइम कौन सी रेडियस होगी आपकी, उस टाइम जो रेडियस होगी वो कौन सी होगी, मेटालिक रेडियस होगी। ओके, इस तरीके से हमने 3 रेडियस की बात कर ली, कौन कौन सी, कोवलेंट, वॉन डेर वाल और मेटालिक। अब अगर हम बात करें कि कौन सी रेडियस बड़ी है, कि इन रेडियस का ऑर्डर कई बार बुक्स में दिया रहता है या पूछ लिया जाता है कंपटीशन के अंदर। तो देखो जो हमारे वॉन डेर वाल वाले आइटम है वो किस तरीके से अटैच्ड है, इस तरीके से अटैच्ड है। मेटल वाले जो आइटम है वो किस तरीके से अटैच्ड है, इस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है, मेटल के जो आइटम है। और जो हमारे कोवलेंट आइटम है वो किस तरीके से अटैच्ड है, इस तरीके से अटैच्ड है। अब आपको कोई पूछे भी भाई ऑर्डर बताइए कौन सी रेडियस ज़्यादा, कोवलेंट, मेटलिक और वॉन डेर वाल में से, तो ऑर्डर जो होता है क्या होता है हमारे पास, वॉन डेर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन, सबसे ज़्यादा क्या होगी, सबसे ज़्यादा क्या होगी बड़ी, वॉन डेर वाल रेडियस, उससे छोटी क्या हो गई, मेटालिक रेडियस, और उससे छोटी क्या होगी हमारी कोवलेंट रेडियस। ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा क्या होगी, क्योंकि क्या होगी, ये तो हमारा क्या है कि यानी कि वॉन डेर वाल इंटरेक्शन के अंदर तो क्या होगा, जो एटम होंगे वो क्लोज, मिनिमम क्लोज आएंगे, अटैच नहीं होंगे। लेकिन मेटालिक बॉन्ड में क्या होगा, वो सट जाएंगे एक दूसरे से। और कोवलेंट रेडियस में तो क्या होगा, उनका क्लाउड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप ही कर जाएगा। तो इस तरीके से वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है सबसे ज़्यादा, फिर मेटालिक रेडियस होती है, फिर क्या होती है हमारे पास, कोवलेंट रेडियस होती है, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ पढ़ें, फोर्थ कौन सा है हमारे पास, आयनिक रेडियस। इसमें से आते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कंपटीशन का जो फेवरेट टॉपिक है वो है हमारा कौन सा, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस से नीट, आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ जो हमारी रेडियस है उसकी हम बात करेंगे, जो कि क्या है, आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस क्या है, हमें पता है आयंस कौन कौन से हैं हमारे पास, क्या, कैटायन और एनायन। इसकी रेडियस के रिगार्डिंग बात करेंगे, कैटायन एंड एनायन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना, अब देखो कैटायन क्या है, कैटायन है हमारे पास किसी भी एटम में से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कैटायन बन जाएगा। एनायन क्या है, अगर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आयनिक रेडियस से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और आते क्या हैं, वो आते हैं कैटायन, एनायन और एटम्स की रेडियस के बीच में ऑर्डर। तो अगर मैं बात बताऊं कि आपको इनका जो रेडियस का ऑर्डर होता है या साइज़ का जो ऑर्डर होता है कैटायन, एनायन या फिर एटम का, तो सबसे बड़ी साइज़ होती है आपकी एनायन की, फिर आपका होता है न्यूट्रल एटम साइज़ में बड़ा, फिर आपका जो होता है वो क्या होता है, कैटायन होता है। ये इनका साइज़ का ऑर्डर है, या हम रेडियस का भी कह सकते हैं, ठीक है।
कि सबसे बड़ा कौन होगा साइज में बड़ा, एनायन होगा, फिर कौन होगा, एटम होगा, फिर कौन होगा, कैटायन होगा। ये इनका साइज में बड़ा है। अच्छा ये क्यों होता है ये हम समझेंगे, लेकिन शुरू से जब हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ों की बात करूँगा, फिर मैं ये बताऊँगा, या फिर चलो अभी डिस्कस कर ही लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। एनायंस में हो क्या रहा है, एनायंस के अंदर आपका क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। और कैटायन में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का, ठीक है। अब हो क्या रहा है हमारे पास, या फिर कोई और मैग्नीशियम का एग्जांपल लीजिए, कोई भी एटम का एग्जांपल ले लीजिए। ये उसका न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए उसका शेल है, आउटर मोस्ट शेल, और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं, ठीक है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सॉरी। अब होता क्या है, एनायंस का मीन्स क्या है, अब इस न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है ना इस इलेक्ट्रॉन्स पर। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट करता है क्या, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है तो बाइंड करके रखता है उनको अपने साथ में। अब क्या होगा, एनायन का मीन्स क्या है, एनायन का मीन्स है कि आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, जो नया इलेक्ट्रॉन आया है। तो नया इलेक्ट्रॉन आया है तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इन बाकियों पर जो लगने वाला अट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लूज हो जाएगा। मान लीजिए आप एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए हैं और 4 लोगों को खींच रहे हैं, अब उसमें एक और ऐड हो गया, यानी कि 5 लोग हो गए, 5 लोग उसमें ऐड हो गए और आप रस्सी से खींच रहे हैं, तो आपकी खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि उधर 5 लोग आ गए, यानी कि आपकी पावर क्या हो गई, बट गई। तो आपकी खींचने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई, तो वो लोग दूर जा सकते हैं आपसे। वैसे इसके अंदर होता है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड आता है, इस न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बाउंड हो जाते हैं, और लूजली बाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने से क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से एनायन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। कैटायन का डिक्रीज क्यों हुआ, कि मान लीजिए इतने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सेम एग्जांपल कि 4 लोग थे, आप रस्सी से खींच रहे थे उनको अकेले, तो उनमें से एक चला गया, बच कितने गए, 3 बच गए। पहले तो 4 अपनी पावर लगा रहे थे, अब 3 लगा रहे हैं, तो उनको आप इजीली अच्छे से और ज़्यादा से अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटायन के अंदर वही हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो क्या हो गया, जो आपकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर थी वो बढ़ जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एटम का वो अट्रैक्ट और ज़्यादा क्लोजली अट्रैक्ट करेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, एटम का साइज क्या होता है, उससे छोटा, और कैटायन का साइज उससे भी छोटा। इसे हम एक टर्म कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, एक टर्म न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। हम कह रहे हैं जो न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज हो रही है अट्रैक्ट करने की, इसका सिंपली मीन्स क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पे जो चार्ज है प्रोटॉन की वजह से है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। इस पर भी और भी काफ़ी बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे, बट अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, कि कैसे वेरी करती है रेडियस किसी भी पीरियोडिक टेबल में। तो देखते हैं हम ट्रेंड्स। अब देखो 2 तरीके से हम ट्रेंड की बात करेंगे। मैं इस तरीके से पीरियोडिक टेबल जो है वो उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये तो हमारे क्या है, पीरियड्स, ये क्या है, ग्रुप्स, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स, अप टू डाउन ग्रुप्स, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस की बात करता हूँ मैं, तो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड होता है, यानी कि वो लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी कि एक पीरियड में जाने पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि साइज जो है एटम का लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अप टू डाउन जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों, देखते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रुप हो गया, एक ग्रुप लिख लिया मैंने, पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, ये हमारा ग्रुप हो गया। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिथियम का कितना होता है, 1s2 2s1, ठीक है। इसका क्या होता है, 1s2 2s2, इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। फर्स्ट शेल तो सबका भरा ही हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सेकंड शेल में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 2s, यहाँ पे भी 2p, यहाँ पे भी 2p, यहाँ पे 2p2 हो जाएगा, यहाँ पे 2p3 हो जाएगा, 2p4, 2p5, 2p6। इलेक्ट्रॉन किस में आते जा रहे हैं, 2p, यानी कि 2 शेल नंबर कौन सा है, सेकंड। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल में आ रहे हैं, सेकंड शेल में आ रहे हैं। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 2 7 और यहाँ पे 2 8।
यानी कि इसमें सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, इसमें सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसमें सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। इनकी शेल वही है, शेल तो आपका सेकंड ही है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से क्या हो रहे हैं, एक ही शेल के अंदर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब इसकी वजह से और साथ साथ क्या हो रहा है, साथ साथ इसमें देखो प्रोटॉन्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स के नंबर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो 3 है तो प्रोटॉन भी कितने हैं, 3 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन क्या हो रहा है, 4 हो रहे हैं। यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और जो शेल के अंदर, उसी शेल के अंदर क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाता है कि ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो इसका अगर मैं रीजन लिखूं तो यहाँ पे रीजन लिखा जाता है, क्या हो रहा है, जेड इंक्रीज हो रहा है। जेड इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से ऐसे अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस किसी आउटर शेल को, इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक रेडियस है या फिर साइज जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर पूछा जाए जनरली कि अगर आपके पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है, रीजन क्या है, रीजन है जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है। अब हम बात करें कि एक ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाने पर जो भी रेडियस है वो इंक्रीज क्यों होती है। तो ग्रुप में हमें पता है भाई शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे 2 शेल थे, यहाँ पे 3 शेल हो जाएंगे, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल। इसलिए शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कि यहाँ पे तो देखो 2 शेल, फिर नीचे आओगे 3 शेल, फिर नीचे आओगे 4 शेल, फिर नीचे आओगे 5 शेल। तो शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए एटॉमिक रेडियस या फिर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या होता है, एन इंक्रीज, शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, सो दैट ए आर इज इंक्रीज। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। ये जनरल ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। और अप टू डाउन जाने पे क्या हो रहा है, शेल नंबर बढ़ रहा है। शेल नंबर बढ़ने से, शेल का नंबर इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं आते। कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं किससे, आपके एक्सेप्शन से। तो अब इस ट्रेंड के अंदर एक्सेप्शन क्या क्या है स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन पे मोस्ट आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि कंपटीशन में वही पूछे जाएंगे। तो ये जनरल ट्रेंड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन कि एक्सेप्शन में क्या क्या होता है। देखो जनरली क्या होता है, फर्स्ट एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एक्सेप्शन, तो फर्स्ट एक्सेप्शन हमारा क्या है, फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारा कि हम लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होना चाहिए था। तो देखो एक्सेप्शन क्या है, जो हमारा फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये होते हैं, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है, ये हमारा लास्ट 18 ग्रुप होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम यानी कि ये लेफ्ट टू क्या जा रहा है, राइट जा रहा है। तो हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, हीलियम का जो साइज है वो क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था हाइड्रोजन से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। लेकिन ये क्या होता है, ट्रेंड जो इसका ट्रेंड है वो हीलियम का जो साइज होता है वो बड़ा होता है हाइड्रोजन से। अब ये क्यों होता है भाई, जब हमने ट्रेंड ये पढ़ा है तो ये क्यों होता है, ये होता है अभी हमने टाइप ऑफ रेडियस पढ़े। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है, कोवैलेंट रेडियस। और मैंने आपको बताया था जो आपकी नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये कैसी रेडियस बनाती है, वॉन डेर वाल रेडियस। अभी मैंने बताया था कि वॉन डेर वाल रेडियस होती है इनकी, इनमें ये वॉन डेर वाल बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको बताया था रेडियस कौन सी ज़्यादा होती है, वॉन डेर वाल या फिर कोवैलेंट। हमने भी देखा था कि वॉन डेर वाल रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जो हमारा हीलियम है वो हाइड्रोजन से क्या होगा, साइज में बड़ा होगा, इसलिए ये हमारा जो जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। इसी तरीके से सारी के सारी इनर्ट गैसेस हैं। देखो ये देखो, हम सेकंड पीरियड लिखते हैं, सेकंड पीरियड हमारा क्या था, ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद क्या हो जाएगा, कैल्शियम,
ठीक है। उसके बाद में पी ब्लॉक वाले इधर से स्टार्ट होंगे हमारे पास, ठीक है, बोरॉन ये सब, और यहाँ पे जो भी आएगा हमारे क्रिप्टॉन आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इनमें क्या होगा, अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो लिथियम सबसे बड़ा, बेरियम उससे छोटा, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक तो जाएगा, लेकिन नियोन जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। होना क्या चाहिए, सबसे छोटा, लेकिन नियोन क्या होगा, सबसे बड़ा। इसी तरीके से आर्गन भी क्या होगा, सबसे बड़ा। तो किसी भी पीरियड के अंदर सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आपका हमारी जो नोबल गैसेज होती है उनका साइज सबसे बड़ा होता है ड्यू टू द वॉन डेर वाल रेडियस। होना क्या चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, सबसे बड़ा होता है किसी भी पीरियड के अंदर। तो सिंपल इसका क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी पीरियड के अंदर सबसे बड़ा साइज किस एलिमेंट का होता है, तो उस पीरियड के रिगार्डिंग जो नोबल गैस होगी आपकी, उसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। बाकी जो आपके हैं वो ट्रेंड फॉलो करेंगे, इस तरीके से होता है। ओके, ये हमारा क्या था, पहला एक्सेप्शन था हमारा किसके रिगार्डिंग, एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ब्लॉक के अंदर। कुछ एक्सेप्शंस डी ब्लॉक के अंदर भी आते हैं। तो आपको याद होगा डी ब्लॉक 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये हमने पढ़ा था। स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। साइंस टीचर वीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो, ठीक है। और क्या था, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद, और क्या था, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। राह पड़े आग में कूद पिटाई और होगी, ठीक है, ये थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेंड जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, यहाँ तक तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज़ करती है, जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ से लेके क्रोमियम से लेके और जो हमारा कोबाल्ट है, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरासाइड, यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों भाई, हमारा जो जनरल रूल था, जो हमने एप्लीकेशन जनरली किया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, लेफ्ट टू राइट होने पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली क्या आना चाहिए, डिक्रीज आना चाहिए। लेकिन हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसा हमें मिलता है। अब देखो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना पड़ेगा। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3D1, 4s2 तो फिल होता ही हमें पता है। यहाँ पे क्या होगा, D2, यहाँ पे क्या होगा, D3। क्रोमियम का क्या होता है, D4 नहीं, D5, याद करो, क्रोमियम और कॉपर, D5, ये D5, ये D6, ये D7, ये D8, फिर ये D9, D10, ये भी D10, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डी के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, इस तरीके से मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूँ कि 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 5-6 इलेक्ट्रॉन पे जाओगे, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, अब 5-6 इलेक्ट्रॉन के बाद में क्या होगा, उस शेल के अंदर भीड़ होने लग जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। सब शेल के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब न्यूक्लियर चार्ज की वजह से तो क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए और साइज श्रिंक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, पैरेलली हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो है आपका साइज श्रिंक कर रहा है और इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और लगभग साइज क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। कहाँ पे, 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन तक, 7 इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन, जब 8 और 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं, तब क्या होता है, जो हमारा रिपल्शन वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक तो क्या था, रिपल्शन और जो अट्रैक्शन वाला था वो एक दूसरे के बराबर रहते हैं, लेकिन जैसे ही 8 और 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो हमारा रिपल्शन वाला फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। किसके कंपैरेटिवली, हमारा जो अट्रैक्शन वाला फैक्टर है उसके कंपैरेटिवली। और जब रिपल्शन क्या होगा,
फैक्टर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज करो, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर क्या रहेगा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होगा, नॉर्मल ऑर्डर फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन की वजह से सारा का सारा ऐसा हो रहा है कि सब शेल के अंदर पहले नॉर्मल जब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो नॉर्मल ट्रेंड को वो फॉलो करता है। जब आप 5 6 7 इलेक्ट्रॉन भर देते हो तब वो क्या करते हैं, जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियर चार्ज को उसको बैलेंस कर देता है, इसलिए कांस्टेंट हो जाता है। फिर जब 8 9 10 इलेक्ट्रॉन भरते हो तब उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है और हमारा साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये डी ब्लॉक के अंदर था। अच्छा, अब डी ब्लॉक के अंदर देखो, डी ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें क्या कि अप टू डाउन जाने पे हमारा रूल क्या कहता है कि अप टू डाउन जाएंगे यहाँ से यहाँ पर तो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। यानी कि स्कैंडियम का साइज़ सबसे छोटा, फिर वाई का साइज़ और फिर लैंथेनम का साइज़, या ट्रिवियम का साइज़ और फिर लैंथेनम का साइज़, ये होना चाहिए। और ये होता भी है पहली इस ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर तो ठीक है, इस ग्रुप के अंदर तो होता ही है, फर्स्ट ग्रुप नहीं है सॉरी। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ बात करें, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम से बड़ा कौन होगा, टाइटेनियम से बड़ा हो जाएगा आपका जिरकोनियम, और जिरकोनियम के बराबर होता है क्या, हाफ्लोनियम। इन दोनों का जो साइज है वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ऐसे ही वेनेडियम, वेनेडियम से बड़ा नायोबियम, और ये टेक्नीशियम, टीसी नहीं है, टी है, टेंटिनम, हाँ टेंटिनम। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, क्या होना चाहिए था, ये तो बड़े होने छोटे होने चाहिए थे। क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो छोटा शो कर रहा हूँ ना, सॉरी, साइन ऐसे करो, बड़े होने चाहिए थे, वही मैं सोच रहा हूँ ये क्या चक्कर हो गया। ठीक है, ये होना चाहिए था। तो नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होना चाहिए। तो पहला जो ये हमारा ग्रुप है स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम वाला, ये तो सेम फॉलो कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जिरकोनियम और हाफ्लोनियम, हाफ्लोनियम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, आपस में बराबर है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ क्या चक्कर आ गया भाई, तो यहाँ चक्कर आएगा, याद करो आप, यहाँ जो चक्कर आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से कि जो लैंथेनम हमें पता है 57 था, और फिर हमें पता है 57 से 71 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज आती है, जिसको आप कहते हो लैंथेनोइड सीरीज। क्या कहते हो, लैंथेनोइड सीरीज। और फिर हाफ्लोनियम आता है 72 पर। बीच में क्या आ गए, यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए जो हमारे थे, एफ ब्लॉक सीरीज थी, कौन सी थी, लेसर पर नदी, पहाड़, समुद्र, यूरोपियम, गॉड, तब दयावान होंगे। चलो ये सीरीज है, ठीक है, ये एफ ब्लॉक सीरीज है, कौन सी, लैंथेनोइड्स। अब ये लैंथेनोइड सीरीज बीच में आ गई। अब होता क्या है, इस लैंथेनोइड सीरीज में एक बहुत खास बात होती है, एक बहुत खास टर्म होती है जो हम यूज करते हैं। वो टर्म क्या होती है, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनोइड्स कॉन्ट्रैक्शन। किस सीरीज में जनरली हम क्या बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे जो डिक्रीज होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होता है। यहाँ पे जो एटम्स के साइज हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होते हैं। सॉरी, साइज क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेंगे। अब बहुत ज़्यादा डिक्रीज क्यों करते हैं, उसका भी एक रीज़न होता है। अभी इस लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन को देखो, मैं ये वाले पढ़ाने के कारण, ये जर्कोनियम बराबर क्यों हाफ्लोनियम के ये बराबर क्यों है, इसको पढ़ाने के लिए लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा जो कि क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर जिसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, उसको थोड़ा सा समझना। हम किसकी बात करेंगे, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ने से पहले मैंने आपको क्या कहा, हमें पढ़ना है क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या हमें पढ़ना है क्या, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ये दोनों चीजें पढ़नी है।
अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है कि किसी भी एक एटम में, ये हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाएगा? अट्रैक्शन लगाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो होता क्या है, हमारे पास इस मान लीजिए इनर ऑर्बिटल के अंदर, इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर वाले शेल में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये जो इंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं? ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको शील्ड करते हैं इस न्यूक्लियस से, यानी कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस को क्या कर लेते हैं? एक तरीके से कवर कर लेते हैं, ताकि जो इसका अट्रैक्शन है वो कहाँ ना जा पाए, वो कहाँ ना जा पाए? इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा पाए, यानी कि ये जो इसका अट्रैक्शन फोर्स है इस पे काम ना कर पाए, इस पे इतना इफेक्ट ना डाल पाए। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने किया क्या? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? शील्ड कर लिया। क्या कर लिया? शील्ड कर लिया। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल के, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले शेल को क्या करते हैं? न्यूक्लियस से क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर लेते हैं। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो एस, सब शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा डालते हैं, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, यानी कि जो एस सब शेल है वो बिल्कुल पास में होता है न्यूक्लियस के, तो सबसे ज़्यादा शील्ड तो यही करेगा ना, कवर कर लेगा इसकी पावर को। फिर पी, फिर डी, फिर एफ। एफ का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सबसे कम है। क्यों? क्योंकि एफ की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? डिफ्यूज्ड होती है। कैसी होती है? डिफ्यूज्ड। जैसे स्फेरिकल होती है किसकी? एस की। तो एस सब शेल की शेप कैसे होती है? स्फेरिकल, तो बिल्कुल वो कवर कर लेता है उसकी पावर को। लेकिन एफ क्या है? डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज्ड होने की वजह से वो उसको कवर नहीं कर पाता। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब शेल एस सब शेल है, एस सब शेल ने तो क्या किया? अच्छे से कवर कर लिया। लेकिन जो डी एफ सब शेल है, एफ सब शेल कुछ इस तरीके से डिफ्यूज शेप में रहता है, तो डिफ्यूज शेप में रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पाएगा? शील्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी शील्डिंग जो पावर होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। अब आओ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे वापस कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो हमें सॉरी आज थोड़ा गला खराब हो रखा है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? हमें पता है कि एफ से जो लेंथेनाइड सीरीज है उसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो साइज मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होता है। बहुत ज़्यादा डिक्रीज क्यों हो रहा है? हमें पता है इधर जाने पे सेम शेल के अंदर 4f शेल के अंदर क्या आ रहा है? हमारे पास 4f1, 4f2, 4f14 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो 4f के अंदर क्या आता जा रहा है? इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है। अब होता क्या है? 4f में इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है और 4f का क्या है? शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम है। तो जो अब हमारे पास क्या होते जा रहे हैं? प्रोटॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। प्रोटॉन भी तो यहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा जा रहा है? 57, 58, 59, 60, 61 इतने प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे, बाहर वाले पे क्या लग जा रहा है? बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि एफ शील्ड नहीं कर पा रहा, एफ शील्ड नहीं कर पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज़्यादा। और न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं? साइज में श्रिंक हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। इसलिए इस लेंथेनाइड सीरीज के अंदर क्या होता जा रहा है? सारा का सारा साइज जो है वो बहुत छोटा होता जा रहा है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं वो वाली वापस से कि डी ब्लॉक के अंदर ये हमारा था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जिरकोनियम और नायोबियम। फिर था हमारा लेंथेनम, आफ्लोनियम, ये टेटेरियम। ठीक है, ये था। अब हमने कहा इनका साइज तो क्या रहता है? नॉर्मल साइज फॉलो करता है। स्कैंडियम छोटा, फिर ये, फिर लेंथेनम वाला हो गया। इनके साइज में क्या होता है? टाइटेनियम, फिर जर्कोनियम और हाफ्लोनियम क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? अब हाफ्लोनियम होना क्या चाहिए था? बड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया यहाँ पे बीच में ये 57, ये 72, तो 57 से 71 क्या आ गया? लेंथेनाइड आ गए। लेंथेनाइड की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत स्पीड से, और वो कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट यहाँ तक जाता है, हाफ्लोनियम तक जाता है, इस तक जाता है, टीए तक भी। ये था क्या था इसका नाम? टेंटेनम था आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ तक जाता है ये। अब यहाँ तक जाने की वजह से जो इसका साइज बड़ा होना चाहिए था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है? इनका साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट यहाँ तक पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जिरकोनियम है और हाफ्लोनियम है ये आपस में बराबर हैं, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न आप आंसर में क्या लिखेंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
क्या कारण है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि लैंथेनाइड सीरीज के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों हो जाता है कि एफ ब्लॉक जो है हमारा, एफ सब शेल जो है उसकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होती है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। फिर मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट भी समझा दिया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचाना जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ट्रेंड्स थे और कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे जर्कोनियम आफ्लोनियम वाला बता दिया मैंने, और ये सब चीजें थी। ये नायोबियम और टेंटेनम वाला बता दिया आपको। ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, याद रखना इनके रीजंस और कैसे कैसे ये वेरी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट्स आज का कंपटीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो हमारी थी नॉर्मल, ठीक है, बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ आयनिक कंपाउंड, जैसे हम आयनिक रेडियस के रिगार्डिंग हमने बात की थी कि उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं आयनिक रेडियस के रिगार्डिंग। देखो आयनिक रेडियस मैंने आपको बता दिया क्या कि एनायन की रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर एटम की रेडियस, और फिर क्या होती है? कैटायन की रेडियस। ठीक है, अब सुनो, एक वर्ड आता है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पढ़ा चुका हूं प्रीवियस क्लास के अंदर में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कि ऐसे स्पीशीज जिनके इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, पहले तो मैं बात करूं कि एनायन, एटम और कैटायन का, जैसे आपको दे दिया सोडियम Na प्लस Na माइनस, इनका साइज का ऑर्डर लिखो। एक ही एलिमेंट है ना, एटम एक ही है, सोडियम सोडियम सोडियम, तो सिंपली क्या होगा? एनायन सबसे बड़ा, फिर नॉर्मल एटम और फिर सोडियम प्लस। ऐसे आपको दे दिया हाइड्रोजन है H प्लस H माइनस H, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम, तो इनका साइज बताओ, वही सेम एलिमेंट है, तो एनायन सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल एटम, फिर आपका कैटायन, इस तरीके से। अब यहाँ क्या होता है? क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे। ऐसी स्पीशीज जिनमें क्या हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, उनको हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मिल जाए, उनकी रेडियस कैसे आप काउंट करोगे? तो मैंने वैसे तो आपको बताया था ये पहले लेक्चर के अंदर। जैसे मैं बताऊं आपको कि क्या हो हमारे पास सोडियम प्लस, ठीक है, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। अब देखो ये सारी के सारी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब प्रोटॉन उसमें 11 है, और अगर प्रोटॉन 11 है तो एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन 11 है, एक प्लस का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन। ये सब 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज हैं। अब हमें पूछ लिया इनका साइज का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। सॉरी, तो एटॉमिक साइज अगर सेम है, यानी कि अगर आगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आप क्या देख सकते हो? आप ये वाला ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, एनायन कैटायन और एनायन एटम और कैटायन वाला, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो इसमें जिसपे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना बड़ा, जिसपे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना ही कम। तो अगर मैं इनको एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग अरेंज करूं तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव साइज किस पे है? N पे है, N-3। इसका रेडियस सबसे ज़्यादा, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर नेगेटिव चार्ज किस पे है? O-2। फिर किस पे है? F- पे। फिर पॉजिटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज वाले तो खत्म हो गए, अगर कोई न्यूट्रल एटम होता तो न्यूट्रल एटम लिख देते। अब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस उतनी कम, तो यहाँ पे Na+, फिर क्या हो जाएगा? Mg+2, फिर क्या हो जाएगा? Al+3। इस तरीके से इनका एटॉमिक रेडियस का साइज होगा किसका? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। या आप सिंपली एक और तरीके से भी कर सकते हो, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो साइज जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/z के। साइज क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/z के, यानी कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा साइज कम। देख लो चाहे कैसे। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका कितना होता है? 9, इसका 8, इसका 7, इसका 12 और इसका 13। तो देखो सबसे कम एटॉमिक नंबर 7 का, तो इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा, साइज सबसे ज़्यादा। फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 11, फिर 12, फिर 13। इस तरीके से आप कर सकते हो कि साइज जो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एटॉमिक नंबर के, Z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए और क्वेश्चन कई दे दिए जाए, जैसे आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ और हम डिस्कस करते हैं बुक के क्वेश्चन कुछ, ताकि और अच्छे से क्लियरिटी आए। ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। बेरिलियम +2, क्लोरीन माइनस, सल्फर -2, सोडियम प्लस, Mg+2 और Br-। इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। तो देखो कैसे, अब इनका साइज का ऑर्डर देखना है हमें। तो साइज हमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का भी अच्छे से अंदाजा रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका हो सकता है इसमें। बेरियम 4, क्लोरीन 17, सल्फर 16, और ये क्या हो जाएगा आपका सोडियम 11, मैग्नीशियम 2, और ये हमारा ब्रोमीन था। ब्रोमीन याद है कौन सी सीरीज का था, कौन से ग्रुप का था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये कितना होता है 19, ये 17, और ये कितना होता है 35। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका है? ब्रोमीन का है। ठीक है, ब्रोमीन का एटॉमिक साइज है और ग्रुप भी कौन सा है हमारे पास? 17th ग्रुप है। और इस पर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसके नज़दीक देखो ब्रोमीन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो कोई है ही नहीं। 35 इसका है, इसका कितना है? 4 है, इसका 17 है, इसका 16 है, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 35 है। तो 35 के करीबन तो कोई है भी नहीं, और नेगेटिव चार्ज है तो कोई पॉजिटिव ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन माइनस भी नहीं दे रखा। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका हो जाएगा? ब्रोमीन माइनस का। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आता है क्लोरीन और सल्फर। तो क्लोरीन जस्ट इसके ऊपर है, सल्फर यहाँ होगा पीरियोडिक टेबल में। अब इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स देखो, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का 16 और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो साइज किसका बड़ा होगा? ये देखो, तो मैंने आपको बताया था साइज किसका बड़ा होगा? जिसका एटॉमिक साइज कम होगा, है ना। साइज क्या था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड था ना। तो जेड ज़्यादा तो साइज कम। तो जेड किसका है? जेड यानी कि एटॉमिक नंबर किसका कम है? सल्फर का, और उससे कम क्लोरीन का। अब आओ यहाँ, ये तो 4 है, यहाँ पे आओ 11 और 12। यहाँ पे 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन। ये फिर से क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो साइज कम, और एटॉमिक नंबर कम तो साइज ज़्यादा। तो साइज किसका? सोडियम प्लस का, फिर किसका? मैग्नीशियम +2 का, और लास्ट में क्या बच गया हमारे पास? बेरियम +2। इस एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक तो हमें पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है भी कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, फिर हमें सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी पता चल जाते हैं और वैसे भी पता चल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का टॉपिक कौन सा? एटॉमिक रेडियस का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेके आएंगे। इस पर क्वेश्चन करिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी वगैरह के जितने भी क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन कीजिए। बाकी मैं भी आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उस पर भी क्वेश्चन करिए। थैंक यू सो मच।